बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज पीए के 301 के लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे, अलीगढ़ मूवमेंट। ये अलीगढ़ मूवमेंट बेसिकली इसका आगाज हुआ था 1857 की जो। ये लेक्चर पढ़ लियो हमने, का पढ़ना है अभी? ये पढ़ना है। पढ़ना है जी, ठीक है। अच्छा जी, द 1857 की जो जंग आज़ादी हुई थी, जिसमें जो मुसलमानों का और हिंदुओं ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। ये ध्यान में रखिएगा। हम जो तारीख पढ़ते हैं उसमें सिर्फ यही आता है कि जो जंग आज़ादी हुई 1857 की, उसमें मुसलमानों और अंग्रेजों के दरमियान जंग हुई। बेसिक जो जाहिर नजर आता है वो यही था। लेकिन हिंदू टोटली मुसलमानों के साथ थे, मुस्लिमों के साथ मिलकर लड़े। लेकिन जैसे ही ये देखा कि पांसा पलट गया है और हिंदुओं ने अंग्रेजों का साथ भी दिया, बीच में बहुत से हिंदुओं ने ही ये किया था, जो गद्दारियां हुई थी जिसकी वजह से जंग हारे थे, वो इन्हीं की कारस्तानी थी हिंदुओं की। और फिर साथ ही जंग भी हार गए और साथ अंग्रेजों के साथ मिलकर, चूंकि ये गद्दारी कर चुके थे, और इन्होंने ये कहा कि ये सारी जंग का सारा जो मलबा है ये मुसलमानों का कारनामा है। तो फिर उससे अल्टीमेटली क्या हुआ कि अंग्रेज मुसलमानों के खिलाफ हो गए। उन्होंने मुसलमानों की गवर्नमेंट जॉब्स पे पाबंदी लगा दी। ठीक है। दे वर सब्जेक्टेड टू रुथलेस पनिशमेंट एंड मर्सीलेस रिवेंज। ठीक है, यानी कि मर्सीलेस का मतलब होता है जिसमें वो ना किया जाए, कोई कमी बेशी ना की जाए, रहम न नाज ना किया जाए, रहम न किया जाए। रहम ना किया जाए। मुझे असल में नहीं, वर्ड जेन में नहीं आ रहा था। खैर, यानी कि इस तरह की पनिशमेंट्स और बदले लिए गए ब्रिटिश की तरफ से मुसलमानों से। अब इस अब इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों ने टोटली अंग्रेजों का बायकॉट कर दिया। अब इंग्लिश लैंग्वेज का बायकॉट कर दिया अंग्रेजों ने, तो मदरसे वगैरह और मुसलमानों की जो यूनिवर्सिटियां थी उस वक्त भी, एक और चीज बताता चलूं, हिस्ट्री में ये चीज भी गायब कर दी गई। मुसलमानों की बड़ी बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज यहाँ पे चल रही थी, जो कि अंग्रेजों ने आते ही खत्म कर दी। बाद में उन्होंने अपने तौर पे अपना जो तालीमी निज़ाम है वो राइज किया। और कहा यह जाता है कि मुसलमानों की कोई भी चीज़, मुसलमान जी तालीम में पीछे थे, हर चीज़ में पीछे थे। ये सारी तारीख को अमेंड किया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। हकीकत यह है कि उस वक्त भी मुसलमान बहुत ज्यादा उरूज पर थे। हाँ, गवर्नमेंट नहीं थी। आप इसको थोड़ा सा कंपेयर अभी का मामला कर ले थोड़ा सा, तो अभी भी हम एजुकेशन में इतना पीछे नहीं है। हम इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ हद तक compete कर रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का हालात आप देख रहे हैं। यही काम तब था कि मुसलमान तालीम में पीछे नहीं थे, लेकिन जो ही 1857 की जंग आज़ादी खत्म हुई, तब मुसलमानों को एक तो वो वैसे ही साइडलाइन कर दिया गया, मुसलमान खुद भी साइडलाइन हो गए, और वो बिल्कुल एकदम ट्रैक से उतर गए और पीछे रह गए। फिर सर सैयद अहमद खान और इसके साथ और कुछ लोगों ने इस चीज का बेड़ा उठाया। उन्होंने ये बात कही कि जब ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो गई है तो हमें वो सीखनी पड़ेगी। मेड इंग्लिश एज एन ओनली मीडियम एंड इंस्ट्रक्शन एज वेल एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1835। 1835 में अंग्रेजों ने इंग्लिश लैंग्वेज को एज ए नेशनल लैंग्वेज यानी कि राइज कर दिया था। तो फिर सर सैयद अहमद खान ने ये बात कही कि हमें वो इंग्लिश सीखे बगैर हम उनसे compete नहीं कर सकते। तो यही चीज अलीगढ़ मूवमेंट का आगाज बनी। सर सैयद अहमद खान हैज conviction that regeneration of the Indian Muslims has not all visualized that mankind has entered a very important phase of its existence। अब एक नया फेज साइंस और लर्निंग का दोबारा से स्टार्ट करवाया। पहले भी था लेकिन दोबारा इसको शुरू किया गया। उसके बाद और भी कुछ औलिया कराम जैसे हाली और शिबली नुमानी, ये लोग भी जो है इस तहरीक में शामिल हुए। In order to fulfill the desire, he started the Aligarh movement. He had two immediate objectives in the view. अब अलीगढ़ मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू रिमूव द स्टेट ऑफ टेंशन बिटवीन द मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और मुस्लिम्स के दरमियान टेंशन क्रिएट हुई है उसको खत्म किया जाए। टू इंड्यूस देम टू गेट जॉब्स एंड अदर फैसिलिटीज अंडर न्यू गवर्नमेंट। और इस चीज को इंड्यूस किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए और उन्हें राजी किया जाए कि जी मुसलमानों को भी गवर्नमेंट जॉब्स में दी जाए और उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। ठीक है। अब सर सैयद अहमद खान ने
तीन मेन एक्टिविटीज की। टू क्रिएट एन एटमोस्फेयर ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मुस्लिम्स। एक ये एक्टिविटी उन्होंने परफॉर्म की, एक एटमोस्फेयर क्रिएट किया मुसलमानों और ब्रिटिश के दरमियान। टू मोटिवेट मुस्लिम्स टू लर्न वेस्टर्न एजुकेशन, मुसलमानों को मोटिवेट किया वेस्टर्न एजुकेशन सीखने के लिए। और टू परस्यूड मुस्लिम्स टू अब्सटेन फ्रॉम एजिटेशन पॉलिसीज। हाँ, यहाँ पे एक और चीज में इजाफा करता चलूँ, हमारी तारीख को काफी अमेंड किया गया है। हमें अपनी तारीख जो है उसी के मुताबिक चलना है, लेकिन जो बातें मैं बताऊंगा वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, लिखने के लिए नहीं है। वो ये कि एक बात और कही जाती है कि जो मुस्लिम औलिया कराम और आलिम दीन आलिम थे उस वक्त भी, उन लोगों ने भी मुसलमानों को इस चीज़ पे आमादा किया और तकारीर में ये बात कही कि जी हमें अंग्रेज़ों की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी और लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करना। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब जो है, चूंकि वैसे ही मुसलमानों को साइडलाइन कर दिया था, तो ये फिर आप देखें किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी चीज में कुछ देर के लिए किसी बंदे को साइडलाइन करें तो वो कितना पीछे रह जाता है। यही काम उस वक्त मुसलमानों के साथ हुआ था। लेकिन ये जो सर सैयद अहमद खान ने तो फ्रंट एंड पे आके एक बेड़ा उठाया, लेकिन इसकी बैक पे जो हमारे औलिया कराम थे या जो भी और भी हमारे लीडर्स थे वो सारे अपना काम कर रहे थे। अब यहाँ पे नाम देखें आप, कितने आपको मिलेंगे। वेल नोन फिगर्स लाइक नवाब मोहसिन मुल्क, नवाब विकारुल मुल्क, हाली शिबली नुमानी, नाजिर अहमद, चिराग अली, मोहम्मद अयाद, जकाउल्ला, all these personalities advocated the cause set by Sir Syed Ahmad Khan. Some English professors like Besh, Morrison, Relief, and Arnold also contributed greatly in building the Aligarh College. ठीक है, अलीगढ़ कॉलेज को बनाया और फिर उसको आगे भी बढ़ाया इन सब लोगों ने मिलकर। ठीक है, अब एक बात हो रहा है कि अगर उस वक्त मुसलमान बहुत ज्यादा इन औलिया कराम की मानते थे, तो फिर मुसलमान इनकी कैसे मानने लगे। तो ये सब जो है एक प्रोपोगंडा किया जाता है हमारे हमें अपने ही लोगों के खिलाफ करने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, सर सैयद अहमद खान लॉन्च हिज एजुकेशनल मूवमेंट बाय सेटिंग अप गुलशन स्कूल एट मुरादाबाद 1859, विक्टोरिया स्कूल गाजीपुर 1863। ये तारीखें याद रखिएगा। उसके बाद मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल एट अलीगढ़ 1857 75, एंड अ यूनिवर्सिटी 1920। ठीक है, सॉरी, ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो था ये बाद में 1877 में कॉलेज बन गया और 1920 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, besides his prominent role in the educational uplift of the Muslims, Sir Syed Ahmad Khan's writing played important role in popularizing the ideas of which Aligarh stood. His Risala Asbabe Bhagwat, अच्छा Asbabe Bhagwate Hind in 1858, and other writing a loyal Mohammedans of India। यानी कि ये बहुत सी चीजें, किताबें, रिसाले वगैरह लिखे जाते हैं मुसलमानों को मोटिवेट करने के लिए। अब ये सारे रिसाले, ये सारी बातें हमें एक चीज बड़े क्लियर करते हैं, जिसपे हम बहुत कम सोचते हैं, कि मुसलमान उस वक्त भी पढ़ते थे। अगर पढ़ते ना होते, वो तालीम से दूर होते, तो ये रिसाले, ये किताबें वो कैसे पढ़ते। हमें जो चीज समझाई जाती है, ये देखिए ये सामने लिखा हुआ है और साथ ये भी लिख दिया कि मुसलमान तालीम से दूर थे, तो बड़ी हैरान को बात हो जाती है कि तालीम से भी दूर थे तो किताबें कहाँ से वो पढ़ रहे थे, रिसाले कहाँ से वो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो बातें मिक्स की जाती हैं और हम उस पर सोचते नहीं हैं कि ये दो तरह की बातें क्यों की जा रही हैं। इसीलिए की जा रही हैं कि हमें कंफ्यूज ही रखा जाए। नेक्स्ट जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द इंडियन मुस्लिम्स एंड आल्सो हेल्प टू रिमूव द मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ये काम किया गया कि अंडरस्टैंडिंग को रिमूव किया गया, सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग को, जिससे मामलात पहले से काफी बेहतर हो गए। नेक्स्ट चलेंगे जी। जी ये खत्म हो गया। नेक्स्ट लेसन नंबर 4 है जी, सर सैयद अहमद खान एंड हिज कंट्रीब्यूशंस। सर सैयद अहमद खान के कंट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं, प्रीवियस हम पढ़ के आए हैं, लेकिन आगे भी प्रोसीड करते हैं। द ग्रेट emancipator of the Indian Muslims Sir Syed Ahmad Khan was born in Delhi 1817। ये जी इनके डेट ऑफ बर्थ है जी 1817। इसके बाद एक डेट और आएगी आगे, ये
द डेथ ऑफ सैयद फोर्स हिम टू ज्वाइन द ब्रिटिश एज हेड क्लर्क इन 1839। ये क्या हुआ? प्रीवियस पढ़ते हैं। फॉर द इंसाइट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, द फर्स्ट कॉन्टैक्ट with Western learning and civilization, he was indebted to his maternal grandfather, SM Ikram, modern Muslim India। हाँ, इनकी डेथ के बाद सर सैयद वॉज वेरी हेल्थी बाय बर्थ एंड हिज ग्रैंडफादर रिमार्क्ड आ जट हैज बीन बोर्न इन द आवर फैमिली। ठीक है, खैर ये तो बात एक सेपरेट है। सर सैयद अहमद खान, जब उनके दादा की डेथ हुई, द डेथ ऑफ सर सैयद फोर्स हिम टू जॉइन द ब्रिटिश एड हेड क्लर्क। उनकी डेथ के बाद सर सैयद ने 1839 में एज ए हेड क्लर्क ज्वाइन किया। द डेथ ऑफ हिज ब्रदर मेड हिम सीरियस एंड एनर्जेटिक टू फेस द neurosis of life courageously। Another event that changed his entirely was the War of Independence। 1857 की जंग के बाद उन्होंने और भी कई तरह की एक्टिविटी स्टार्ट की, और यही चीज़ें 1857 की जंग आज़ादी के बाद उन्होंने एज ए लीडिंग रोल किरदार अच्छा अदा करना शुरू किया और मुसलमानों को मोटिवेट करना शुरू किया कि आप लोग अपने आप को जानबूझ के साइड लाइन कर रहे हैं। अब उनकी सर्विसेज में भी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, अच्छा जी, सर सैयद एंड पॉलिटिक्स। In the political arena, Sir Syed conferred numerous successes. He eradicated misunderstandings between अच्छा ये तो बात हो गई। नेक्स्ट के बाद सर सैयद won the British confidence and cordial relationship से, यार कोई नई बात आया तो मजा आएगा ना। जी, ये क्या एमसीक्यू जी आपका। बहादुर शाह जफर वाज एक्साइल्ड टू रंगून। Lieutenant Hudson shot three Mughal princes and later 24 princes were tried and executed। इस बात की समझ आई? चले मैं बता देता हूँ। नो सर। जब मुगल रूल खत्म किया गया ना, तो उस वक्त बहादुर शाह जफर जो है ये आखिरी मुगल बादशाह था। इसको हिरासत में ले लिया गया और इसको सुबह के नाश्ते में इसके तीन बेटों के सर पेश किए गए थे। जो नाश्ता इसके लिए आया, उस नाश्ते में इसके बेटों के सर थे, और इसकी फैमिली के 24 मेंबर्स को उन्होंने एक ही दिन में कत्ल किया था। ये लिखा हुआ है, वर ट्राइड एग्जीक्यूटेड अ वास्ट ओशियन ऑफ ब्लड देयर वाज। सम मुस्लिम वर शॉट डेड एंड देयर डेड बॉडीज वर थ्रोन इनटू द रिवर जमुना। ये किताब का हवाला है जी, पेज 14 पे इब्बत में लिखा हुआ है। ऑल मुस्लिम वर ऑस्टेड फ्रॉम लैंड प्रॉपर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट्स दैट मेड देम थर्ड क्लास सिटीजन ऑफ इंडिया। अच्छा, ये तमाम मुस्लिम्स नहीं शिफ्ट हुए थे, ये सिर्फ जो उनकी फैमिली के लोग थे। आप इसको ये इस तरह से देख लें कि अगर आपकी कास्ट क्या है खुरम? खुरम आपकी कास्ट क्या है? अभी आपकी कास्ट क्या है बेटा? जी सिद्दीकी। जी, सिद्दीकी। जी मेरी कास्ट है राजपूत। आपकी राजपूत है। अच्छा, वैसे मुझे बताएंगे राजपूत के कौन होते हैं? सर आपकी आवाज़ काफ़ी ब्रेक हो रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि जी राजपूत जी की हिस्ट्री क्या है? राजपूत मुझे नहीं पता किसने। अच्छा, नहीं पता। अच्छा बेटा, आप की कास्ट क्या है हबिया? सिद्दीकी। सिद्दीकी। अच्छा चले, सिद्दीकी की हिस्ट्री क्या है? सिद्दीकी कास्ट किससे लिंक करती है? पता नहीं सर। माशाल्लाह। चलें, खैर खैर मुझे लगता है इसको भी खुरम को भी इतना पता नहीं है। चलिए थोड़ी सी इस पे भी डिस्कशन करते हैं ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो। राजपूत ये हिंदुओं में जो राजा हुआ करते थे, इनकी औलाद को कहा गया था राजाओं के बेटे, राजपूत। पूत बेटे के बच्चे को कहते हैं, औलाद को कहते हैं। ठीक है, ये उनकी फैमिली से हैं। और ये जब
जब ये मुसलमान हुए तो ये राजपूत कहलाए। ठीक है। अब बात करते हैं मुगल्स की। मुगल्स का मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ी सी डिस्कशन बताई थी कि ये जो मंगोल्स थे, ये जब मुसलमान हुए और यहाँ पे आबाद हुए, यहाँ पे उन्होंने रोल स्टार्ट किया, तो उन्होंने अपने आप को मुगल्स कहलाया। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ये मुगल थोड़े बहुत तो नहीं होंगे ना। अगर फर्ज करें एक फैमिली या एक मियाँ बीवी यानी कि 2 या 3 लोग यहाँ पे आके आबाद हुए हैं, फर्ज करते हैं, तो वो भी अगर 700-800 साल गुजरे हों, तो 700-800 साल में इतनी आबादी तो हो गई होगी कि कम से कम वो हजारों लाखों की तादाद में पहुंच गई हो। तो ये बेसिकली उनके नजदीक जितने भी मुगल्स थे, ये सारे ही औलाद इन्हीं की हैं, बहादुर शाह जफर की या इसी की फैमिली है। तो फिर ये चुन चुन कर मुगल्स को मार रहे थे, मुसलमानों को नहीं, मुगलों को ये कत्ल कर रहे थे। और फिर जे मुगल्स ही अपने आप को अपने नाम और अपनी कास्ट को तब्दील करके कश्मीर और इस तरह के दूसरे इलाकों में आबाद हुए। इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के हुनर सीखे। इसलिए कहा जाता है कि जो मुगल्स हैं, ये बहुत हाई क्वालिटी के हुनरमंद होते हैं। ठीक है। बहुत और ये उन्हीं की औलाद से हैं जो हिस्ट्री मैंने ही पढ़ी है। अब वल्लाह वालों, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मैं, राइट। यही 100% ओके है, लेकिन काफी हद तक एक्यूरेसी है, क्योंकि ये तो कंफर्म है, हिस्ट्री में यही आता है कि मुगल्स जो है ये मंगोल्स की औलाद है। जो मुसलमान हो गए थे, इन्होंने मंगोल की बजाय मुगल कहना हमारा शुरू कर दिया था। लेकिन आगे जो अब मुगल हैं, ठीक है, अगर तो ये रियलिस्टिक वही हैं, तो फिर जो बात है ये एक्यूरेट है कि ये ब्रिटिश से बचने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हुए, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के हुनर सीखे और फिर इस हद तक महारत हासिल की कि ये आज तक मौजूद है। आगे चलेंगे। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, इसमें भी हम पीछे बात कर चुके हैं। बड़ी डिटेल में बात की थी कि 1867 में जो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। और मैंने ये बात भी बताई थी कि उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान है, लेकिन मुसलमानों ने इस पे खैर इतना मेहनत नहीं की। लेकिन जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई, तो फिर मुसलमानों ने कहा कि जब हमारी ज़ुबान है तो हम इसकी हिफाजत करेंगे। उसके बाद आ गया मुस्लिम एज ए नेशन। सर सैयद अहमद खान ने इनके लिए एक नेशन का वर्ड यूज़ किया था सबसे पहले। ठीक है। अलहदा सेपरेट नेशन का वर्ड वर्ड यूज किया था अल्लामा इकबाल ने। लेकिन नेशन का वर्ड सर सैयद अहमद खान ने यूज किया था। ये बातें सेपरेटली जहन में रखिएगा। उसके बाद ही फेवर्ड सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम्स इन 1883। 1883 में इन्होंने इस चीज की फेवर की और ये कहा कि मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरल होने चाहिए, जिसे बाद में जब इन्होंने इन्हीं के साथियों ने मिलके वो बनाई मुस्लिम लीग, और उसने ये डिमांड रखी और कायदम की सरबराही में इस चीज को अप्रूव भी करवाया। उसके बाद है यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। इन 1888 ही सेट अप पैट्रियोटिक एसोसिएशन टू मीट द प्रोपेगेंडा ऑफ द कांग्रेस। जी, ये देखें जी, एक और चीज मिली हमें कि मुस्लिम लीग बनने से पहले एक एसोसिएशन बनाई गई जिसका नाम था यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, जो कि कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ था। कहा यह था कि ये मुसलमानों और हिंदुओं की मुश्तरका जमात है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये प्योरली हिंदुओं की जमात थी। उनके इस प्रोपेगेंडा के दिफा में ये एसोसिएशन बनाई गई। फिर उसके बाद मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन। इन दिसंबर 1893 सर सैयद फाउंडेड द एसोसिएशन। इट्स मेन पर्पज वाज टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स। यही एसोसिएशन बाद में मुस्लिम लीग का वजूद का बायस बनी थी। जी, मेरे ख्याल ये भी लेसन खत्म हो गया, और 2 ही लेसन काफी है आज के लिए। जी, कोई क्वेश्चन है जी स्टूडेंट्स सर। तो पूछ सकते हैं आप लोग।